एलियट और उसकी बेटी रिडले एक ट्रिप पर एलियट के बॉस ओडेल के फार्म हाउस की तरफ घने जंगल से घिरे रोड पर जा रहे होते हैं। रिडले की मां की मृत्यु के बाद इन दोनों के बीच काफी दूरियां बढ़ गई थी और रिडले इस ट्रिप पर आना भी नहीं चाहती थी। ओडेल से बात करते हुए एलियट गाड़ी बहुत तेज चला रहा था, जिस कारण अचानक इनकी गाड़ी एक जानवर को बुरी तरह से टक्कर मार देती है। एलियट और रिडले हैरान रह जाते हैं क्योंकि उन्होंने एक बेबी यूनिकॉर्न को टक्कर मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया था। अचंभित रिडले इस बेबी यूनिकॉर्न को देखने लगती है जब अचानक इस जीव का सींग चमकने लगता है। जैसे ही रिडले इसे छूती है, अचानक वो सितारों की एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। लेकिन तभी एलियट इस जीव के सिर पर टायर के लीवर से बुरी तरह मारने लगता है ताकि इसे इसके दर्द से जल्दी मुक्ति दे सके। कुछ समय बाद ये ओडेल के फार्म हाउस पहुंचते हैं। उस जीव की डेड बॉडी इनकी गाड़ी में ही थी। फार्म हाउस पर इन दोनों की मुलाकात ओडेल, उनकी पत्नी बेलिंडा और उनके बेटे शेपर्ड से होती है। ओडेल ने एलियट को इसलिए बुलाया था क्योंकि वो कैंसर की लास्ट स्टेज में थे और कभी भी उनकी मृत्यु हो सकती थी। अपनी मृत्यु से पहले वो किसी ऐसी को कंपनी की बागडोर देना चाहते थे जो उनकी फैमिली की कंपनी को सही तरह से चलाने में मदद कर सके। उधर रिडले के अभी भी होश उड़े हुए थे। ओडेल उसे गेस्ट रूम में जाकर आराम करने के लिए कहते हैं। रिडले अपने मुंह को धोते हुए देखती है कि टॉवल पर लगे बेबी यूनिकॉर्न के खून के कारण उसके पिंपल्स अपने आप ही जादुई तरीके से एकदम ठीक हो जाते हैं। उधर बाहर गाड़ी में बेबी यूनिकॉर्न अपने पांव हिलाने लगता है। वो जिंदा हो गया था। गाड़ी से तेज आवाज आने लगती है जिसे सुन सभी लोग बाहर आते हैं और देखते हैं कि बेबी यूनिकॉर्न गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा था। वो दरवाजे का शीशा तोड़ बाहर निकलने लगता है कि तभी ओडेल की सिक्योरिटी हेड शॉ इस जीव को गोली मार देती है। ओडेल का परिवार बेबी यूनिकॉर्न को देख हैरान था। एलियट फिर इन्हें सब कुछ बताता है। रिडले भी इन्हें बताती है कि इस जीव के खून से उसके पिंपल्स अपने आप ही ठीक हो गए। एलियट को भी एहसास होता है कि उसकी आंखों में भी इस जीव का खून चला गया था, जिसके कारण उसकी आंखें ठीक हो गई हैं और वो बिना चश्मे के ही बहुत अच्छे से देखने लगा है। ये बातें सुन ओडेल इस जानवर के मृत शरीर को वाइल्ड लाइफ अथॉरिटी को ना देकर खुद रखने का फैसला करते हैं। रात को रिडले अपनी मां को याद करते हुए उनकी फोटोज को देखने लगती है जो कैंसर से मर गई थी। तभी उसे म्यूजियम की फोटोज दिखती हैं जहां रिडले ने इन यूनिकॉर्न्स के बारे में तस्वीरें देखी थी। वो तुरंत इंटरनेट पर इस बारे में पढ़ने लगती हैं। इंटरनेट पर रिडले को पता चलता है कि पुराने समय में इस जीव को पकड़ने का एक ही तरीका था, एक शुद्ध हृदय वाली युवती जिसके सामने ये जीव बिल्कुल शांत हो जाता था। ऐसी ही युवती का इस्तेमाल कर इंसानों ने इस जीव को पकड़ लिया और मार डाला। लेकिन कुछ समय बाद ये जीव दोबारा जिंदा हो गया और उसने इन सभी इंसानों को बेरहमी से मार डाला। रात को सोते हुए रिडले को बुरे सपने आने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे कोई चीज जंगल से इनकी तरफ बढ़ रही है। तभी अगले दिन रिडले की नींद खुलती है। हैजमत सूट पहने कुछ लोग उसे और उसके पिता को फार्म हाउस पर बनाए गए एक टेम्पररी लैब में ले जाते हैं जहां उनका टेस्ट किया जाने लगता है। असल में साइंटिस्ट की टीम, जिसके हेड डॉक्टर सॉन्ग और डॉक्टर भाटिया होते हैं, इन्हें इस यूनिकॉर्न के ब्लड और सींग के सैंपल्स लेकर रिसर्च करके कैंसर के इलाज के लिए दवाई बनाने के लिए ओडेल ने बुलाया था। ये साइंटिस्ट सभी को बताते हैं कि इस जीव के खून से ज्यादा इसकी सींग में कहीं ज्यादा पावरफुल हीलिंग कैपेबिलिटीज हैं। जिसके बाद ये साइंटिस्ट इस जीव की सींग के सैंपल्स निकालकर ओडेल के शरीर में डाल देते हैं। ओडेल का परिवार बेचारे इस जीव के मृत शरीर का जिस तरह से मिसयूज कर रही थी, जिसमें एलियट भी इनका साथ दे रहा था, रिडले इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थी। अगले दिन सुबह सभी लोग ओडेल को देख चौंक पड़ते हैं। वो बिल्कुल ठीक हो चुके थे। डॉक्टर्स उनके ब्लड सैंपल्स को चेक करके बताते हैं कि उनके कैंसर सेल्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। खुशी से पागल ओडेल तुरंत इस जीव को इनके मेन हेडक्वार्टर्स ले जाने की बात कहता है ताकि ये लोग इस जीव के जरिए कैंसर की दवाई बनाकर खूब पैसा कमा सकें। लेकिन डॉक्टर सॉन्ग के मुताबिक जीव के शरीर में जो तत्व मिले हैं उन्हें किसी भी लैब में रेप्लिकेट करना मुमकिन नहीं। जिसके बाद ओडेल ये प्लान बनाता है कि इस जीव के शरीर से जितनी भी दवाई बनाई जा सकती है ये लोग बनाएंगे और उस दवाई को मुंह मांगे दामों पर अमीर लोगों को बेचेंगे। रिडले आकर इन सभी को इस जीव से जुड़े खतरे के बारे में आगाह भी करती है, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। वो कुछ समय अपने कार में जाकर बैठ जाती है क्योंकि कुछ ही देर में ये सभी यहाँ से इस जीव के मृत शरीर को लेकर निकलने वाले थे। डॉक्टर सॉन्ग और डॉक्टर भाटिया इस जीव के मृत शरीर को ट्रक में लोड करने के लिए बाहर ले जाने लगते हैं कि तभी कार में बैठी रिडले, एलियट, शेपर्ड और डॉक्टर्स को किसी जीव की भयानक दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। तभी अचानक डॉक्टर सॉन्ग के पीठ में कोई चीज लगती है और ये चीज उनकी सीने को फाड़ कर बाहर निकलती है। यह असल में एक काला फुली ग्रोन यूनिकॉर्न था जो डॉक्टर सॉन्ग को मार डालता है।
जिसके बाद यूनिकॉर्न सीधा रिडले की गाड़ी में टक्कर मारता है। शॉ और बाकी सिक्योरिटी गार्ड्स अपनी पिस्टल से उस यूनिकॉर्न पर गोलियां बरसाने लगते हैं, लेकिन इस यूनिकॉर्न को कुछ नहीं होता और वो इनमें से एक गार्ड को टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। एलियट तुरंत रिडले के पास आकर उसे गाड़ी के नीचे छिपा देता है, जहां से रिडले देखती है कि ये यूनिकॉर्न उस गिरे हुए गार्ड के सिर को बुरी तरह से कुचल डालता है। रिडले डर के मारे गाड़ी के नीचे से भागकर एक गेट के पीछे छिप जाती है। वो काला यूनिकॉर्न भी वहां आ जाता है, लेकिन वो उसके पास आकर शांत हो जाता है और दर्द भरी आवाज निकालते हुए अपनी सींग को उसके सामने कर देता है, जो चमकने लगती है। रिडले इस सींग को छुपाती उससे पहले ही शॉ अपने शॉटगन से इस यूनिकॉर्न को घायल कर देती है, जिसके कारण ये यूनिकॉर्न जंगल में भाग जाता है। इसके बाद रिडले सबको समझाती है कि जब से उसने बेबी यूनिकॉर्न की सींग को छुआ है, वो इन जीवों के साथ कनेक्टेड फील कर रही है। इसीलिए वो काला यूनिकॉर्न भी उसके पास आकर शांत हो गया था। उसे ऐसा लगता है कि इन्हें बेबी यूनिकॉर्न के शरीर को उस काले यूनिकॉर्न को सौंप देना चाहिए, लेकिन लालची बेलिंडा उल्टा उस काले यूनिकॉर्न को भी पकड़ने की बात कहती है, ताकि ये दुनिया के इंसानों के लिए कैंसर की दवाई बना सके। ओडेल भी बेबी यूनिकॉर्न का मीट खाते हुए इस बात में हामी भरता है, लेकिन रिडले और एलियट दोनों जानते थे कि ये सिर्फ यूनिकॉर्न्स के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं। फिर ओडेल, शॉ, एलियट और एक सिक्योरिटी गार्ड को लेकर उस घायल काले यूनिकॉर्न के शिकार पर जाने लगता है। रिडले एलियट को ना जाने के लिए कहती है, लेकिन एलियट को ऐसा लगता था कि एक बार ये काम हो गया तो उसकी और रिडले की जिंदगी सेट हो जाएगी, इसलिए उसे जाना ही होगा। उधर अंदर शेपर्ड डॉक्टर भाटिया से बातें करते हुए बेबी यूनिकॉर्न के सींग का एक सैंपल चुरा लेता है, जिसके बाद शेपर्ड इस सैंपल को ड्रग्स की तरह इनहेल कर लेता है। अगले ही पल वो भी बिल्कुल रिडले की तरह इन जीवों से कनेक्टेड फील करने लगता है। लालच में शेपर्ड तुरंत डॉक्टर भाटिया को इस जीव के सींग को काटने के लिए कहता है, लेकिन डॉक्टर भाटिया उसे बताती है कि यह जीव शायद धीरे धीरे जिंदा हो रहा है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन शेपर्ड उसकी बात नहीं सुनता और उन्हें इस जीव का सींग काटना पड़ता है। उधर रिडले भी अपनी स्टडी से जान जाती है कि ये यूनिकॉर्न्स खुद को हील कर सकते हैं, जिसका मतलब था कि ये बेबी यूनिकॉर्न कुछ समय में जिंदा हो जाएगा और वो घायल काला यूनिकॉर्न भी अब तक ठीक हो चुका होगा, जिसका मतलब था शिकार पर गए लोग खतरे में थे। उधर जंगल में गिरे हुए खून को फॉलो करते हुए ये लोग उस काले यूनिकॉर्न तक पहुंच ही जाते हैं। ओडेल इस यूनिकॉर्न के पास जाने लगता है। उसी पल एलियट को रिडले के मैसेज आने लगते हैं कि तुरंत वहां से निकलो। वो ये चीज शॉ को बता ही रहा होता है कि तभी एक दूसरा यूनिकॉर्न शॉ को कंधे से बुरी तरह पकड़ अंधेरे में जंगल में ले जाता है। दूसरा यूनिकॉर्न भी वहां से गायब हो जाता है। ओडेल अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होता। अंधेरे में नाइट विजन से ये लोग इधर उधर देखने लगते हैं जब एक यूनिकॉर्न तेजी से दौड़ता हुआ आता है और सिक्योरिटी गार्ड को भी मार डालता है। ओडेल और एलियट डर के मारे भागकर फार्म हाउस की तरफ आ जाते हैं, लेकिन ये घर के अंदर जा पाते इससे पहले ही दोनों काले यूनिकॉर्न्स ओडेल को घेर लेते हैं। ओडेल डर के मारे इनमें से एक यूनिकॉर्न के साथ दोस्ती करने की कोशिश करने लगता है। काला यूनिकॉर्न अपने चमकते हुए सींग को झुककर ओडेल के सामने कर देता है। ओडेल खुश होते हुए जैसे ही इस जीव के सींग के करीब आता है, ये जीव अपने सींग को ओडेल के सिर के आर पार कर उसे खत्म कर देता है। ये देख बाकी के सभी लोग बुरी तरह डर के मारे घर के अंदर भाग जाते हैं और दरवाजे को बंद कर लेते हैं। इन यूनिकॉर्न्स की वजह से घर की बिजली भी चली जाती है। रिडले सभी को कहती है ये दोनों यूनिकॉर्न इस बेबी यूनिकॉर्न के पेरेंट्स हैं। अगर इन्हें हम इनके बच्चे का शरीर लौटा दें तो शायद ये हमें यहाँ से जाने दे। सभी इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद बेलिंडा और शेपर्ड ग्रिफ को फार्म हाउस का मेन गेट लाइट न होने के कारण मैनुअली खोलने और डॉक्टर भाटिया को बेबी यूनिकॉर्न के शरीर को बाहर ले जाने का ऑर्डर देते हैं। इनके एम्प्लॉयज होने के कारण ना चाहते हुए भी इन्हें इस काम के लिए तैयार होना पड़ता है। डॉक्टर भाटिया बेबी यूनिकॉर्न की सींग को एक मेटल कैप्सूल में सील कर देती है, जिसके बाद वो और एलियट स्ट्रेचर पर बेबी यूनिकॉर्न के शरीर को बांधने लगते हैं। जिस दौरान डॉक्टर भाटिया इस जीव के ब्लड और सींग के सैंपल्स चुरा लेती है और एलियट को भी ऐसा ही करने के लिए कहती है, क्योंकि उसके मुताबिक इस काम के लिए ये लोग अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं, जिसके बदले ओडेल का लालची परिवार इन्हें कुछ नहीं देने वाला। इसलिए इन्हें खुद ही अपने और अपने परिवार के लिए सोचना पड़ेगा। जिसके बाद ग्रिफ गेट को मैनुअली खोलने लगता है और डॉक्टर भाटिया बेबी यूनिकॉर्न के शरीर को बाहर ले जाती है। उधर बाकी के लोग गाड़ियां तैयार करने लगते हैं ताकि यहां से भाग सके, लेकिन शेपर्ड यूनिकॉर्न के सैंपल से नशे करने लगता है। उसी दौरान उसे रिडली के नोट से शुद्ध हृदय वाली युवती के बारे में पता चल जाता है। उधर बाहर दोनों यूनिकॉर्न्स अपने बच्चे के शरीर के पास आते हैं, लेकिन उसके सींग को ना देखकर ये दोनों गुस्से से पागल हो जाते हैं और डॉक्टर भाटिया के 2 टुकड़े कर बेरहमी से उन्हें मार देते हैं। ये देख ग्रिफ वहां से भाग निकलता है और बाकी के लोग डर कर वापस घर के अंदर भाग जाते हैं।
अंदर शेपर्ड सभी को बताता है कि एक शुद्ध हृदय वाली युवती के जरिए ये लोग इन यूनिकॉर्न्स को पकड़ सकते हैं। इनके केस में वो युवती है रिडले, जिसकी मदद से ये ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एलियट इस चीज के लिए बिल्कुल तैयार नहीं होता। तभी यूनिकॉर्न्स दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। एलियट और रिडले ऊपर की तरफ भाग जाते हैं। बेलिंडा और शेपर्ड मेटल कैप्सूल को लेकर नीचे वाले कमरे में छिप जाते हैं। दोनों यूनिकॉर्न्स अलग अलग इन्हें ढूंढने लगते हैं। बेलिंडा और शेपर्ड यूनिकॉर्न से बचते हुए एक कमरे में छिप जाते हैं, जहां बेलिंडा शेपर्ड को कहती है कि क्या किसी धमाके से हम इन यूनिकॉर्न्स को नहीं मार सकते। शेपर्ड कहता है, हम पापा के प्रेशराइज्ड ऑक्सीजन सिलेंडर में आग से धमाका कर ऐसा कर सकते हैं। बेलिंडा को शेपर्ड की बातों पर यकीन नहीं होता। शेपर्ड बेलिंडा को बताता है कि यूनिकॉर्न के सींग के नशे से उसके दिमाग की शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है। इन्हें मारने के बजाय उसका प्लान ये है कि रिडले के जरिए इन दोनों यूनिकॉर्न्स को पकड़ उनकी ब्रीडिंग के जरिए खूब सारे यूनिकॉर्न्स पैदा कर लेंगे, ताकि ये बहुत सारे पैसे कमा सके। ये बात सुन बेलिंडा सींग को देखने के लिए मेटल कैप्सूल खोलती है, लेकिन सींग उसमें था ही नहीं। सींग असल में एलियट ने डॉक्टर भाटिया के सुझाव पर चुरा लिया था। इस बात से रिडले बहुत दुखी होती है, लेकिन एलियट उसे समझाता है कि रिडले को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए वो ये सब कर रहा है। लेकिन रिडले अपने पिता को कहती है कि उसे सिर्फ उसके पिता चाहिए और कुछ भी नहीं। उधर नीचे यूनिकॉर्न की आवाज न सुन बेलिंडा और शेपर्ड बाहर की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी यूनिकॉर्न अपने सींग बेलिंडा के कंधे के आर पार कर देता है और उसे उठाकर एक टेबल पर पटकता है। शेपर्ड अपनी मां को बचाने के लिए इस यूनिकॉर्न को तीर मारने लगता है, लेकिन अपनी मां को टेबल पर पड़े ऑक्सीजन सिलेंडर की नॉब को खोलता देख वह तुरंत अपने तीर के आगे कपड़ा बांधकर उसे जला लेता है। लेकिन पैसों के लालच में वो यूनिकॉर्न को तीर नहीं मारता। वो यूनिकॉर्न उसकी मां के पेट को बुरी तरह फाड़ डालता है। उधर ऊपर कमरे के दरवाजे को यूनिकॉर्न बाहर से तोड़ने की कोशिश करने लगता है। रिडले को बचाने के लिए उसे एक कमरे में बंद कर एलियट तुरंत दरवाजा खोल जंगल की तरफ भाग जाता है। यूनिकॉर्न भी एलियट का पीछा करने लगता है। रिडले भी खिड़की से कूद एलियट के पास जाने लगती है कि तभी शेपर्ड रिडले को पकड़ लेता है और एक चारे के रूप में घर के बाहर बैठा देता है, ताकि यूनिकॉर्न उसके पास आए। तभी एक यूनिकॉर्न घर से बाहर आता है और रिडले की तरफ बढ़ने लगता है। रिडले को सूंघते हुए वो भयंकर तरीके से दहाड़ता है। रिडले डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन अगले ही पल ये यूनिकॉर्न अपनी आंखें बंद कर शांत होकर रिडले के पास लेट जाता है। शेपर्ड तुरंत इस यूनिकॉर्न के पैरों को बांध देता है। उसी पल एलियट दूसरे यूनिकॉर्न को सींग के जरिए कंट्रोल करते हुए वहां ले आता है। शेपर्ड ये देख खुश होते हुए कहता है कि बहुत अच्छे एलियट, तुम और मैं अब इस बिजनेस के 50-50 पार्टनर होंगे। एलियट के साथ आया यूनिकॉर्न भी शांत होकर रिडले के पास लेट जाता है। शेपर्ड इस यूनिकॉर्न को भी बांध देता है। शेपर्ड के लालच को देख गुस्से में एलियट सींग को उसके पेट में गाड़ देता है। शेपर्ड भी एक तीर को सीधा एलियट के दिल में मार देता है। एलियट नीचे गिर पड़ता है और शेपर्ड दोबारा से उसे मारने के लिए तीर कमान उठाने लगता है कि तभी एक यूनिकॉर्न खुद को आजाद कर उसे जोर की दुलत्ती मार खत्म कर देता है। उधर एलियट भी रिडले की गोद में अपना दम तोड़ देता है। रिडले बुरी तरह से रोने लगती है जब एक यूनिकॉर्न एलियट के शरीर को खींचकर अपने बच्चे के शरीर के पास ले जाता है। दूसरा यूनिकॉर्न बच्चे के सींग को उसके शरीर के पास रख देता है, जिसके बाद ये दोनों अपने चमकते हुए सींगों को एक दूसरे से रगड़ने लगते हैं, जिससे एक जादुई शक्ति पैदा होती है, जिसके कारण बेबी यूनिकॉर्न का सींग अपने आप ही जुड़ जाता है और वो अपनी आंखें खोल लेता है। एलियट भी इन यूनिकॉर्न्स के सींग को छूते हुए उठता है और ठीक रिडले की तरह सितारों की एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है। फिर एक जोरदार धमाके के साथ ये जादुई शक्ति खत्म हो जाती है। दोनों यूनिकॉर्न्स दूध की तरह सफेद रंग के हो चुके थे। इनका बच्चा और एलियट ठीक हो चुके थे, जिसके बाद तीनों यूनिकॉर्न्स जंगल की तरफ भाग जाते हैं। तभी वहां ग्रिफ पुलिस को लेकर पहुंचता है। पुलिस ऑफिसर एलियट और रिडले को गिरफ्तार कर वहां से ले जाती है। उसे इनकी यूनिकॉर्न्स वाली बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन रास्ते में पुलिस ऑफिसर चौंकते हुए पीछे देखती है। तीनों यूनिकॉर्न्स तेजी से इनकी गाड़ी की तरफ भागते हुए आ रहे थे। गाड़ी के साथ भागते हुए इनमें से एक यूनिकॉर्न एलियट की तरफ इशारा करता है। इनसे कनेक्टेड होने के कारण वो समझ जाता है। अगले ही पल एलियट और रिडले तुरंत अपनी सीट बेल्ट्स बांध लेते हैं, जिसके बाद दोनों बड़े यूनिकॉर्न्स तेजी से गाड़ी को टक्कर मार सड़क से नीचे उतार देते हैं। अब पुलिस ऑफिसर को भी इनकी बातों पर यकीन हो गया था।